नमस्ते मित्रों। कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की लघु कथा का नाम है सासू माँ, जिसे लिखा है मीता जोशी जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी पर अपनी राय जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नई नवेली दुल्हन थी। रोज किसी न किसी का आना जाना लगा रहता। वो बैठकर बड़ी चतुराई से बातें करती और मैं उनमें छुपी उस भोली भाली महिला को खोजने की कोशिश। सासू माँ बहुत सीधी थी वो, बिल्कुल चाशनी में डूबी जलेबी सी। जब भी तसल्ली से बैठकर जलेबी तक पहुंचने की कोशिश करती, चाशनी का असर खत्म होते होते मन भर जाता। सुना है जीवन ही घर के नाम कर दिया था। न कहीं निकलना, न किसी से मिलना, न ज्यादा किसी से मतलब। सीधी सादी, पति और बच्चों के लिए करने में ही आनंद लेने वाली। वो भली और उनका घर भला, ऐसा ये कहते थे। मैं सुगंधा उनके सीधेपन को शादी के इतने समय बाद भी समझ ही न पाई। आज बस एक ही वाक्य उनकी विशेषता में निकलता है। सीधी है, सीधी बनने का नाटक करती है, बेवकूफ है या अति चतुर। कुल मिलाकर आज भी मेरी समझ के बाहर है। याद नहीं कभी मेरे आने के बाद रसोई के किसी काम में हाथ लगाया हो, लेकिन वही हाथ छोटे के आने के बाद खूब चला। मेरा पहला परिचय उनसे इस वाक्य के साथ हुआ था। मैं रसोई में कोई दखलंदाजी नहीं करती। अब वो जाने और उसका काम सुनकर मेरा दिल गदगद हो उठा। कितनी अच्छी है, अगले ही पल आवाज थी। महज आवाज या घुमा फिरा कर जताया गया अपना रौब। हम दूध हमेशा फ्रिज के ऊपर वाली शेल्फ पर ही रखते हैं। सुबह पापा दूध ढूंढते रह गए। तुम सुबह चीनी का डब्बा भी न जाने कहाँ रख गई थी। पापा को दूध फीका ही पीना पड़ा। दूध जगह पर रखकर डिब्बों की तरफ नजर घुमाई। सामने ही तो है। कह नहीं पाई कि साइज के हिसाब से अरेंज किए हैं। चीनी और चाय पत्ती के बीच में दो दालें आ गई थी। नई नवेली दुल्हन थी। रोज किसी न किसी का आना जाना लगा रहता। वो बैठकर बड़ी चतुराई से बातें करती और मैं उनमें छुपी उस भोली भाली महिला को खोजने की कोशिश। गौर कर रही थी कि जब भी कोई मिलने आता, उनकी हर बात के बीच एक प्रश्न कॉमन रहता है। आइए आइए, बहुत दूर से आई हैं, थक गई होंगी। हाँ, समय लग ही जाता है। अरे अरे, दो बस बदली होंगी। हाँ, सरोजनी नगर से दूसरी पकड़ी। मैं उनकी चतुराई की कायल मन ही मन सोचती कि ये ऐसे ही कहते हैं कि मम्मी जी तो कितनी होशियार है, सारे रास्ते जानती है, बैठे 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 शासन चलाने का हुनर भी। वही कॉमन प्रश्न 3 दिन से हर एक से रिपीट होता। आज मैं तीसरी बार सुन रही थी। आइए आइए, कैसी है, रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई? दूर भी तो है, दो बस बदलनी पड़ी होंगी। नहीं नहीं भाभी जी, हमारा घर ज्यादा दूर ना है, बस रिक्शा कियो और पहुंच गए। तुम्हारो तो भाई साहब के साथ आए दिन आनो हो तो। खैर, तुम्हारो दोस्त ना है, तुम सीधी सादी, कभी अकेले निकली भी तो ना। ओ तेरी, आज समझ आई चतुराई। ये रास्ता जानती नहीं है। दो बस बदलनी पड़ी होंगी, ये तो इनका तकिया कलाम है, जो मुझ अज्ञानी के सामने इन्हें चतुर दिखाने में सफल रहा। अब नित नई सीधेपन की बातों के बीच जिंदगी नए और हसीन पलों को भी जी रही थी। आज पकोड़े क्या बने, लगा खाने से ज्यादा नमक कम, ज्यादा की रामायण हो गई। जिंदगी की इन्हीं छोटी बड़ी बातों को लेकर वक्त बीतता रहा। कई बदलाव उनमें भी आए और मुझ में भी। ससुर जी के चले जाने से घर में एक रिक्तता थी। लगता था वो भी घर के और सदस्यों से ज्यादा मैं ही महसूस कर रही थी। होती भी क्यों नहीं, बड़े प्यार से बहू बनाकर लाए थे। अब उनके नित नए रूप देखने को मिलते। सीधेपन का चोला किसी के ज्ञान से जल्दी उतर गया। अब फोन की घंटी बजने पर फोन उठाने के अधिकार से लेकर टीवी, अखबार, खाना, सब में पहला अधिकार था उनका। पर कहते ना, सिखाया ज्ञान दो घड़ी का। मन करता कह दो, सारा समेट कर कहाँ जाओगी, लेकिन दिल को मना लेती, शायद सच में सीधी है, पहले कभी ये अधिकार नहीं मिले, इसलिए उन्हें से अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहती है। आज तो हद ही हो गई जब बैंक से फोन आया। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैडम, हमें रमाकांत जी से बात करनी है। नहीं है वो। कहाँ गए? चले गए। कहाँ? पता नहीं। आपको बता करने गए? नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी दूसरी दुनिया बसा ली है। ओह, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था। क्या आपको उनका एड्रेस पता है? नहीं, आगे से फोन मत करना।
वार्तालाप बहुत देर तक जारी रहा, जिसमें उन्होंने खुद की विद्वता दिखाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। उनकी बातें सुनकर हमारा भी दुख के बदले हंसी से पेट दर्द होने लगा था। एक साधारण सी बात कि उनकी मृत्यु हो चुकी है को उस भोली वाली महिला या अति ज्ञानी महिला ने तिल का ताड़ बनाकर परोस दिया। आते ही पतिदेव पर बड़बड़ाई, ये नहीं कि पढ़ी लिखी बहू खड़ी है उसकी बात करवा दे, लेकिन मेरा तो इस घर में कोई वजूद ही नहीं। जानते हैं उसकी बातों से बैंक वाले ने सोचा होगा कि वो इन्हें छोड़ किसी और के साथ। कहिए ना कुछ, किसी भी बात का जवाब नहीं देते। पतिदेव मुस्कुराए। सुगंधा, तुम्हारी माँ इस घर को महकाए रखती है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा वजूद नहीं? मैं आज फिर वही कहूंगा, बहुत सीधी है वो। चतुर होती तो क्या इस तरह की बात करती? परिवार में हमेशा पिताजी का शासन रहा है और वो सदा अपने वजूद को तरसी है। आज जब कागज पर इनके साइन करवाए जाते हैं, आने वाले उनसे मिलने आते हैं, तो उन्हें लगता है अब वो अधिकार सारे उनके हैं जो कभी पिताजी के पास थे। यही नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम भी उन्हें अच्छे से समझने लगी हो, तभी तो हर बार उनकी चतुराई में उनका सीधापन ढूंढ लाती हो। जीवन इन्हीं मिली-जुली खट्टी-मीठी बातों का गुलदस्ता है, जिसे तुम्हें यानी सुगंधा को अपनी महक से बरकरार रखना है। आज सुगंधा की शादी को 30 साल हो चुके हैं। सासू माँ आज भी वैसी सीधी है और सारा सीधापन सुगंधा के आगे ही दिखाती है। अजी भाभी जी, बहू ने मिठाई बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, अच्छी बनाने लगी है। 30 साल हो गए शादी को, अब जाकर बिल्कुल मेरे हिसाब का सीख पाई है। सुगंधा को मीठी और भोली भाली मुस्कुराहट सासू माँ ने दिखा दी। सुगंधा आज भी वहीं उलझी थी। ये सीधी है, सीधेपन का नाटक करती है या चतुर है? सारी सोच परे रखकर मंद ही मंद मुस्कुराई। ये भी ना सच में सीधी है, चाशनी में लिपटी जलेबी सी, कभी नहीं बदलेंगी। मित्रों, ये प्यारी सी चुलबुली सी कहानी लिखी थी मीता जोशी ने और कहानी का नाम था सासू माँ। एक ऐसी कहानी और जिसका नाम भी सास ही है। चलिए सुन लेते हैं। इस कहानी को लिखा है डॉक्टर अनीता राठौर मंजरी जी ने। बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से आस्था के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई थी उसे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सास। रसोई से कांच का ग्लास टूटने की आवाज सुनकर दादी माँ आस्था पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो ग्लास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं। हमारी नाक कटवाएगी क्या? दादी माँ, जानबूझकर तो तोड़ा नहीं है, गलती से टूट गया है, आस्था ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा, एक तो ग्लास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान भी चला रही है। सब पता चल जाएगा जब सास चोटी पकड़कर मारेगी। दादी की बात सुनकर आस्था रो पड़ी। हमेशा ही दादी माँ की यही चिक चिक रहती है। छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास चोटी पकड़कर मारेगी, कहकर डराया करती। जोर से हंस दिया करती तो कहती, दूसरे घर जाना है, बत्तीसी मत दिखाया कर। सारा दिन बात बात पर टोकती रहती है। माँ भी दादी माँ के सामने चुप ही रहती है। उसने कभी माँ को जोर से जोर बोलते या हंसते हुए नहीं देखा। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती हैं। भूलवश कुछ गलती भी हो जाती है तो दादी माँ पूरा घर सिर पर उठा लेती हैं। पिताजी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे कुछ कहे। बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से आस्था के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई उसे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर गए। फिर शीघ्र ही विवाह भी हो गया। सास और पराए घर का भय अब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार के रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर बुआ सास बोली, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 104 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कपकपा रही है। पीछे खड़े देवर अमन ने जब यह बात कही तो सब लोग हंस पड़े, लेकिन आस्था को हंसी नहीं आई।
सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर के बाद उसके पति अनुज भी कमरे में आ गए, लेकिन वह उनसे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर अनुज ने उसे बाहों में भर लिया। बोले, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा? सब लोग क्या कहेंगे? वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आंख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसको डांटने न लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ाकर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। अनुज उठ चुके थे। मारे डर के उसके आंसू निकल आए। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसके ननद अनु की आवाज आई। भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें। सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। कमरे से आस्था के रोने की आवाज सुनकर अनु घबरा गई। अंदर जाकर आस्था के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है। फिर बाई आंख दबाते हुए बोली, मैं भी पूरी पागल हूँ। तुम पूरी रात जागी हो और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। बड़े मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए आस्था बोली, दीदी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। उठने में इतनी देर हो गई है, कहीं माँ जी नाराज तो नहीं हो गई? हंसते हुए अनु बोले, भाभी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह सब लोग खूब आराम से उठते हैं। आस्था नहा धोकर रसोई में चली आई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी कि कहीं कुछ गलती न हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, अमन ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी, आपके सिर पर छिपकली। यह सुनते ही उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी और वह बुरी तरह घबरा गई कि अब तो सास चोटी पकड़कर मारेगी ही मारेगी। वह रोते हुए बोली, माँ जी, अमन भैया ने। रुलाई के कारण वह आगे कुछ बोल नहीं पाई। तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़े किया जाता है। वो तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलती हो जाती है। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है? वो तो अच्छा हुआ कि तुम नहीं जली, तुम्हारे हाथ पर चाय नहीं पड़ी। ये चाय के कप तुमसे ज्यादा महंगे थोड़ी है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का भी तो अंत समय आ गया था। होने को कौन टाल सकता है? कहते हुए जोर से हंस पड़ा अमन। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। अनुज ने सभी को एक चुटकुला सुनाया तो सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। आस्था भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना जरूरी होता है। गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती है। अब तुम उसे हंसा हंसा कर उसका स्वास्थ्य ठीक रखना। कहते हुए ससुर भी हंस पड़े। अचानक अनुज बोला, माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है। तू खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर आस्था के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, गूंगे हो तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास उसे डांटती नहीं, बल्कि कितनी कुशलता और प्यार से समझा देती है। उसके अच्छे कामों की कितने खुले दिल से प्रशंसा करती है। भूलवश कुछ गलती हो भी जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कहकर हंसा देती है और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती है। धीरे धीरे आस्था के दिल से पराया घर और सास नाम का भय पूरी तरह से खत्म हो गया। थोड़े दिनों के बाद आस्था अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे? पिताजी ने हंसते हुए बताया, नहीं तो, वो सब तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वो तो इसे आने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से आस्था का चेहरा देखने लगी। आस्था दादी माँ के गले से लिपट कर रोने का नाटक करते हुए बोली, और हाँ, मेरी सास रोज चोटी पकड़कर मुझे मारती भी थी। ये सुनकर दादी माँ सहित माँ और पिताजी भी जोर से हंस पड़े। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सास, डॉक्टर अनीता राठौर, मंजरी जी द्वारा लिखी हुई कहानी। उम्मीद है कि यह भी चुलबुली सी कहानी आपको बड़ी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।